नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। दोस्तों, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी जोरों से चल रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे कई लोगों को फाइनेंशियली, कई लोगों को उनकी इमेज खराब होती जा रही है। कई ऐसे वाक़ये सामने आ रहे हैं जहां लोगों को सेक्सटॉर्शन के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कई लोगों के ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए उन्हें उनके पैसे दूसरे अकाउंट में डाल दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे इससे बचा जा सकता है? किस तरह से फ्रॉड्स किए जा रहे हैं? इन सारे विषयों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट महेंद्र लिमय जी, जो आईटी लिटिगेशन के प्रैक्टिशनर है और नागपुर में सभी कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, स्वागत है महाराष्ट्र 24 में आपका। धन्यवाद। सर, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे वैसे उसका गलत इस्तेमाल भी जोरों से चल रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड के अभी प्रकार बढ़ गए हैं? ऐसा देखा गया है कि एक नया प्रकार आता है तो उसके कुछ दिन बाद ही नया प्रकार आ जाता है, जिसके कारण जो पुलिस भी इनको डायग्नोस करने के लिए, पुलिस भी समझने के लिए उनको समय लगता है। जनता उसमें जो है वो पिस जाती है। जनता अपना फाइनेंशियली जो है जनता का नुकसान भी होता है। तो किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स फिलहाल चल रहे हैं? कितने फिलहाल टाइप्स इसके हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र टीवी का, कि जो एक बर्निंग टॉपिक आपने सामने में लाया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में जन जागृति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहले के ज़माने में हम लोग जब फिल्म देखते थे तब ये पता चलता था कि भाई क्राइम होने के बाद में लास्ट स्टेज पे पुलिस वहाँ पे आती है। तब हम लोग सोचते थे हमारी पुलिस कितनी नादान है, पूरा क्राइम हो जाता है और बाद में वो उनको इंटीमेशन मिलती है। अब साइबर क्राइम में ही उसी तरीके का कुछ हम लोग अभी सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने ये समझना ज़रूरी है कि क्रिमिनल्स कौन है। इसमें क्रिमिनल्स इतने शातिर हैं और ये क्रिमिनल्स नए नए मेथड डिवाइस करते हैं। तो जो हमको नोन मेथड है वही पुलिस के पास जाती है, क्योंकि क्राइम होता है। क्राइम होने के बाद विक्टिम पुलिस के पास पहुंचता है और फिर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तब पुलिस के समझ में आता है कि इस तरीके का क्राइम हो रहा है। मैं थोड़ा पीछे जाके आपको एक डाटा शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि यदि 100 व्यक्तियों के खिलाफ साइबर क्राइम होता है तो उसमें से सिर्फ 10 व्यक्ति साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, और वो 10 में से सिर्फ 1 या 2 एफआईआर दर्ज कराने में या पुलिस में अपना गुनाह दाखिल करवाने में सक्सेसफुल होते हैं। यानी मान लीजिए 10 अलग अलग टाइप के क्राइम हो रहे हैं, तो पुलिस के पास पूरा 10 टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ ऑपरेंडी वो क्राइम्स की पहुंचने के लिए सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति जाते हैं पुलिस के पास में। तो पुलिस को वो 2-3 क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने तक और नए क्राइम सिनेरियो में आ जाते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि एक ही क्राइम नए नए स्वरूप से आता है। जैसा कोविड का पहला दौर जब आया था तब काफ़ी सारे पोर्टल्स पे मास्क बेचना है या और कोई सैनिटाइज़र बेचना है, इसलिए फेक वेबसाइट खोली गई जिसके जरिए लोगों को पैसा डलवाया गया, और ना तो वो कभी मास्क आए ना सैनिटाइज़र आए। बट तब चलन उसका था कि लोगों को लग रहा था बहुत अच्छा पोटेंशियल है, सब बैठे बैठे थक गए थे। अभी कोविड 2 पार्ट आ गया, क्रिमिनल्स ने नया एडवांसमेंट कर लिया। अभी मास्क और सैनिटाइज़र के जगह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दी। तो क्रिमिनल्स, मेरा कहना ये है कि इतने एडवांस तरीके अपना रहे हैं और हमारी जनता जो है वो ये तरीकों से ना तो वाकिफ़ है, ना तो इन तक ये पहुंच रहा है कि इस तरीके से भी क्राइम हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम होने का मैग्नीट्यूड जो है वो इतने बड़े मात्रा में बढ़ गया है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं या हम लोग जो सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहते हैं ये फील्ड में काम करते करते, कि जब तक इंडिविजुअल इसके बारे में जागरूक ना हो, इंडिविजुअल ये ना सोचे कि भाई ये फील्ड में भी क्राइम्स हो रहे हैं, तब तक के क्रिमिनल्स नए नए मोडस ऑपरेंडी अपने डिवाइस करने ही वाले हैं और विक्टिम्स को परेशानी होने ही वाली है। तो कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते समय हम लोग, हमारे आंखें तो खुली रहती है क्योंकि व्हाट्सएप देखते हैं तो आंखों का इस्तेमाल होता है, वीडियो सुनते हैं तो कानों का भी इस्तेमाल होता है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो उसके ऊपर में हमारा जो दिमाग है वो दिमाग का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। 4 लोगों ने वीडियो देख लिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और 10 लोग उसको लाइक शेयर करना चालू करते। उसमें से मैं आपके चैनल के जरिए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग उसमें ऊपर सर है, दिमाग है, ये दिमाग अप्लाई करते हैं।
अभी जैसा एक मैं आपको रिसेंट किस्सा बताना चाहूँगा कि एक वीडियो चल रहा है कि टाटा मोटर की एनिवर्सरी है। इसमें आप एक छोटे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको लकी ड्रॉ के तौर पे कार मिलने वाली है। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन को मैं आंसर देके मेरे को यदि कार मिलने वाली है, यदि पूरी भारत की जनता ये बिलीव करती है तो पूरी भारत की जनता वो वीडियो देखेंगी, वो क्वेश्चन में अपने जवाब देंगी। क्रिमिनल का इंटेंशन क्या है? क्रिमिनल का इंटेंशन वो क्वेश्चन जो आता है उसमें आपके 30-40 प्रकार की माहिती मांगी जाती है, वो माहिती क्रिमिनल के पास चले गई तो क्रिमिनल वो इन्फॉर्मेशन का ट्रेडिंग करके बेच के अपना पैसा कमा रहा है। बट लाखों लोग जो वो वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरे को कार नहीं मिली बट मेरे दोस्त को मिल सकती है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि उसका भला हो, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने जो डाटा दिया हुआ है उसका क्या हो रहा है, क्या मैं मेरे एक एक्ट के वजह से और बाकी लोगों को खतरे में डाल रहा हूँ। तो हम लोगों ने, हमारे पास जो दिमाग है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन हमारा माइंड जो है वो हर कंप्यूटर को या हर क्रिमिनल को बीट कर सकता है, बट आजकल हम लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कोई भी मैसेज आ रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो ये जो रिसेंट फ्रॉड चल रहा है ये क्या बता रहा है कि हम लोग वो वीडियो की सच्चाई न जानते हुए क्या सही में इस तरीके की मेरे को कार मिल सकती है 10 सवाल का जवाब देके ऐसा होता था तो भारत के पूरे जनता के पास ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, सब लोग आपका आंसर दे रहे हैं। कम से कम मान लीजिए 10,000 लोग, हम पूरे आबादी तक तो नहीं बात कर रहे हैं, आबादी का 1% भी बोझते तो क्या इतनी टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन भी है जो गिफ्ट में दी जा रही है। तो ब्रॉडली हमको साइबर क्राइम में अवेयरनेस के तौर पे हमारा ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। जी सर, आपने कहा कि टाटा मोटर्स का आपने उदाहरण दिया और कहा कि क्रिमिनल ऐसा मैसेज कन्वे कर रहा है, तो क्या ये ऐसे मैसेज करना क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है? बिल्कुल, देखिए क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है, आपको मैं कोई गलत मैसेज भेजूँ जिसमें कोई तथ्यांश ना हो, यानी नॉर्मल आईपीसी के तौर पे क्या हो रहा है, 420 हो रही है, मैं आपको चीट कर रहा हूँ, तो यही 420 ऑनलाइन एक्टिविटी में हो रही है। किसी को बेवकूफ़ बना के मैं उसके कोई भावनाओं के साथ खेल के या उसको कोई आमिष दिखा के उसके साथ एक डाटा हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ। सो ये क्लियरली क्रिमिनल एक्ट में आता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे कोई जानकारी हासिल करना। अभी हो सकता है कि वो जानकारी आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में भी हो, आपके कार्ड की भी इंफॉर्मेशन मैं मांगूँ, या आप कोई अलग अलग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ के क्रेडेंशियल्स की भी इंफॉर्मेशन मांगूँ। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है ये क्रिमिनल सेक्शन में अंडर आती है। थोड़ा हम लोग एग्जैक्टली सेक्शन देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी माहिती तंत्रज्ञान कायदा जो भारत में बना हुआ है, सन 2000 साल से ये कानून मौजूद है। ये कानून में सेक्शन 66 का एक प्रावधान है। सेक्शन 66 में इस तरीके के किसी को झूठे मैसेजेस भिजवाना या किसी के सिस्टम का एक्सेस लेना या किसी के साथ खिलवाड़ करना कि भाई फ़ोटो किसी का दिखा रहे हैं, एक्ट करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, तो ये पूरा इसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके की लायबिलिटी आती है। जी सर, अभी फेसबुक पे कई प्रकार के फ्रॉड्स चल रहे हैं, उसमें एक फ्रॉड ऐसा है कि आपके डीपी उठा के मैसेंजर पे किसी से पैसा मांग लिया जाता है, तो किस तरह से ये फ्रॉड हो रहा है? और उसके अलावा एक फेसबुक पे फिलहाल फ्रॉड चल रहा है वो सेक्सटॉर्शन का, हमने उसकी खबर भी चलाई थी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, तो किस तरह से बचा जा सकता है इस दोनों फ्रॉड से? देखिए, हम लोग जो दो फ्रॉड की ब्रॉडली बात कर रहे हैं, एक तो नॉर्मली चल रहा है कि हमारी डीपी उठा के या हमारे कुछ क्रेडेंशियल्स उठा के लोगों को मैसेज भिजवाए जाते हैं या फेक अकाउंट खोला जाता है। ये ब्रॉडली आइडेंटिटी थेफ्ट या सेक्शन 66C एंड D या पर्सोनेशन, ये दो कैटेगरी में आता है। सो इसके लिए फेसबुक के पास हमारे जो सेटिंग्स मौजूद है उसमें हम लोग प्राइवेसी सेटिंग्स फोटोग्राफ के लिए कर सकते हैं कि ताकि हमारे पिक वहाँ से ना उठाए जाए। बट अच्छा हो गया कि आपने ये सवाल उठाया कि हमारे व्यूअर से जान सकेंगे कि ये प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं। हर चैनल यानी जो फेसबुक या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है इनमें काफ़ी सारे इनहेरेंट सेटिंग्स हैं
जो सेटिंग्स हमने सीखने की अभी ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि हम लोग हमारी प्रोफाइल कितने लोग देख सकते हैं, हमारे प्रोफाइल का कंटेंट कितने लोग कॉपी कर सकते हैं, इसके ऊपर में काफ़ी सारे सेटिंग्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारा फोटोग्राफ कोई ना उठाए इसलिए भी प्रोविज़न कर सकते हैं। तो वो सेटिंग्स हमने यदि प्रॉपरली सेट किए तो हमारे फोटोग्राफ कोई उठा नहीं पाएगा। बट मैं जैसा बताया कि इसमें क्राइम करने वाले बहुत शातिर हैं। आपका फेसबुक से प्रोफाइल नहीं उठाएंगे, पर प्रोफाइल दिख रही है, मैं कैमरा से आपका फ़ोटो शूट कर सकता हूँ, उसको अपलोड कर सकता हूँ। तो हम एक प्रिकॉशन लेते हैं, क्रिमिनल दूसरे वे से सोचता है। तो इसमें बेहतर ये है कि हमारे नाम से ऐसे जैसे ही मैसेजेस जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे भी पास किसी के नाम से ऐसे मैसेज आए, तब हमने ये सोचना है कि उसको पहले कॉल करके पूछना है, भाई आप ज़रूरत में हो क्या आपने ये मैसेज किया हुआ है। तो मैं जो पहला क्वेश्चन में मैं बताया कि हमारे पास कोई भी मैसेज आता है तो उसके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव न करते हुए थोड़ा हमने रैशनली सोचना है। और दूसरा जो सेक्सटॉर्शन का फ्रॉड आता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेक्षकों को कि इतना लार्ज मैग्नीट्यूड है ये फ्रॉड का, और इसमें कैसा हो जाता है कि लोगों को सेक्सुअली अरोज किया जाता है। कैसा हो जाता है, इसका नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी, आपके फेसबुक फ्रेंड में कोई ज्वाइन हो जाता है, अननोन नंबर को या कोई हसीन चेहरे को ऐड करना काफ़ी सारे लोगों की कमजोरी होती है, ऐड कर लेते हैं। वो आपका व्हाट्सएप नंबर मांगता है या कॉलिंग करने की इजाज़त मांगता है, यानी आपसे परमिशन मांगता है। जैसे ही आप आपका व्हाट्सएप शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, और वीडियो कॉल में इस तरीके के आपको ट्रैप दिखाए जाते हैं, जिसको हम लोग फौजियों के बारे में हनी ट्रैप, हमने काफ़ी सारा वर्ड प्रचलित है, तो इस तरीके का हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। अब तब हम लोग ये होश में नहीं रहते हैं कि क्या हो रहा है, हम लोग हमारी खुशी चाह रहे हैं उसमें, बट उसमें ये होता है कि सामने वाला जो पर्सन है ये पूरा एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, और वो रिकॉर्डिंग के तहत ब्लैकमेलिंग किया जाता है, जो सेक्सटॉर्शन के नाम से भी फ्रॉड जाना जा रहा है। तो इसमें ये हो रहा है कि कोई भी अननोन नंबर से आपको यदि वीडियो कॉल आता है तो चौकन्ना रहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपने जाके पुलिस में रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 66E है, मैं आपको कानून का ही फिर से एक आधार लेके बता रहा हूँ, जिसमें आप यदि प्राइवेसी में हैं और आपका कोई अश्लील चित्रीकरण कर रहा है आपके प्राइवेसी में, तो भी वो एक अपराध माना गया है, जुर्म माना गया है। तो सेक्शन 66E के तहत ये लोग फ्रॉड रजिस्टर कर सकते हैं, बट उसमें हमारी बदनामी होंगी या मेरे रेपुटेशन को धक्का पहुंचेगा, इसलिए क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। तो आप देखिए, मैंने सबसे पहले आपको जो रेफरेंस दिया था कि क्राइम रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं, ये भी काफ़ी सारे उदाहरण है कि लोग सोचते हैं क्राइम रिपोर्ट करने से मेरी बदनामी हो गई। इसमें लोग 10,000 रुपये से देके 1 लाख 2 लाख रुपए तक के डालने वाले फ्रॉड हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। सो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी के साथ अगर फ्रॉड होता है तो वो अपनी प्राइवेसी रख के रिपोर्ट दे सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुलिस कभी भी नाम आपका ओपनली डिस्क्लोज नहीं करती है। काफ़ी सारे कोर्ट के डिसीजन भी, ऐसे फैसले भी आ चुके हैं कि जहाँ पे कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है, या आप काफ़ी बार आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, डायरेक्ट विक्टिम का नाम नहीं देते हैं। तो लोगों ने ये समझना जरूरी है कि इस तरीके के फ्रॉड जब तक हम लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, आज पुलिस क्या है, पुलिस भी हमारा इस सिस्टम का ही पार्ट है। तो पुलिस को जब तक पता चले, उनको पता कैसा चलेगा, कोई विक्टिम उनके सामने में आए। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, आपके अगेंस्ट कोई भी साइबर क्राइम होता है या फ्रॉड होता है, प्लीज़ आप सामने आइए, पुलिस को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मोडस ऑपरेंडी पुलिस को मालूम ना हो। इसके तरह से हमारे पुलिस को भी पता चल जाएगा कि इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, और साथों साथ पुलिस भी उसको रिस्पॉन्सिव टाइम जो है पुलिस का वो कम हो जाएगा, और पुलिस उसको प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकेंगे। तो ये जनता ने जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बीच में एक ऐसा भी मामले सामने आए थे, जब आप वॉलेट जिसमें फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, तो उसमें लोग अपने एक मैसेज डालते थे, और वो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पूरे अकाउंट से पैसा चल जाता था। ऐसे भी बीच में केसेस आए थे। ऐसे कई लोगों ने रजिस्टर्ड किया है क्राइम, लेकिन पुलिस, साइबर पुलिस उन तक पहुँच नहीं पाई है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो लोग, जो गैंग होती है वो यूपी, बिहार
मैं पर्टिकुलरली किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो हमें पता है, जिनका नाम कई अखबारों में आया है कि यहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे होता है। इसलिए अगर नागपुर से कोई क्रिमिनल ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कोई घटना होती है, तो नागपुर की पुलिस वहाँ पर नहीं जाती है और वो उनको जो पैसा जाता है उनको वापस नहीं आता है। तो उसके लिए किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? उसके साथ ही क्या पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग है फिलहाल आईटी में हमारी कि वो ट्रैक कर सके? जी देखिए, दो पहलू है इसमें। बेसिकली जहाँ तक के नागपुर का ताल्लुक है, मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि नागपुर पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपने भी काफ़ी सारी न्यूज़ चलाई हुई है कि नागपुर पुलिस ने कितना पैसा रिकवर करके दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिसिंग स्ट्रांग नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पुलिसिंग में जितने हैंड्स चाहिए, असिस्टिंग हैंड्स, उसकी काफ़ी सारी कमी है। ये हर जगह की फैक्ट है। मैं सिर्फ नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी क्राइम हो रहा है यहाँ पे कैसा होता है कि आज 20-25 हज़ार का यदि क्राइम होता है, वैलेट में पैसा चले जाता है, वो 20-25 हज़ार को रिकवरी करने के लिए जो अकाउंट होल्डर है वो मान लीजिए दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे थोड़ी डिसेबिलिटी पुलिस मशीनरी को आ जाती है कि 25 हज़ार के क्राइम के इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ कितनी की टीम जाएंगी, क्या जाएंगी। और काफ़ी मात्रा में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे देहातियों से इस तरीके के KYC परचेस किए जाते हैं, उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं। यानी पुलिस पहुंचती भी है हमारा काफ़ी सारा एफर्ट लेके, और वहाँ पे जाके वो सच्चा व्यक्ति जो है जिसके नाम से अकाउंट चल रहा है वो भी मौजूद होता है, बट वो अकाउंट दिल्ली या मुंबई या बड़े सिटीज़ से ऑपरेट होते रहता है, क्योंकि उनको महीना 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये की लालच देके उनसे बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं। मोडस का ऐसा होता है कि कोई भी देहाती के पास बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, कोई भी एक आईडी यानी फ़ोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ होना, उनसे फ़ोटो आईडी एड्रेस प्रूफ लेके उनका 2, 4, 5, 10 बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलने के बाद उसके ATM कार्ड लेते हैं। ATM कार्ड प्लस वो जो मोबाइल नंबर 10 अकाउंट से लिंक किया है वो सिम कार्ड भी अपने पास लेते हैं और क्रिमिनल निकल जाते हैं। जिसके नाम से खोला गया उसको लगता है 10 बैंक में मेरा अकाउंट खोला गया, उसको 2, 4, 5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म वो अकाउंट से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो पुलिस ने काफ़ी सारी ऐसी तहकीकात भी की है जहाँ पे सच्चे व्यक्ति उनको मिले हुए हैं, बट उनके नाम से उनके आड़ कोई क्रिमिनल काम कर रहा है। सो ये फिर चेन वहाँ जाके रुक जाती है, क्रिमिनल को ढूंढने में और अलग तकलीफें आती है। सो 2 पार्ट है इसमें। एक तो पुलिसिंग हमारा स्ट्रांग है, बट इससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखिए हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। सो इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोप है, तो हमारे पुलिस मशीनरी को भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए काफ़ी सारा स्कोप है। ये बात रही पुलिस की, क्या ये जो पेमेंट वॉलेट है इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है जिससे ऐसा फ्रॉड हो ही ना? ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया हुआ है, क्योंकि हम लोग जब IT कोर्ट में ये मैटर लड़ते हैं तब बहुत बार ये पेमेंट वॉलेट यही डिफेंस लेके आते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, हम लोगों ने पूरी RBI की गाइडलाइन फॉलो की हुई है, बट इनके गाइडलाइंस में भी काफ़ी सारी खामियां हैं, ये पूरी 100% फॉलो नहीं करते और इसी तरीके से होता है। अभी जैसा हम लोग सिंपल एग्जांपल एक तौर पे सोचे कि जैसे बैंक ने हम दिन की कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो सके इससे लिमिट की फैसिलिटी दी हुई है, क्या कोई वैलेट ने ऐसी फैसिलिटी दी हुई है कि आप वैलेट से दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकेंगे? एक इंडिविजुअल को बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए क्या उसमें कोई कूलिंग टाइम दिया हुआ है क्या? तो इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें सिक्योरिटी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैलेट्स की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज़र्स की भी इतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम यह है कि यूज़र सबसे ज़्यादा तकलीफ में है या सफ़रर है, इसलिए वो इंडिविजुअल लड़ता है। वैलेट्स 5-10 वैलेट है, कलेक्टिवली उसको फाइट कर सकते हैं, बट यूज़र्स इतने मात्रा में फैले हुए हैं कि वो जब तक सिक्योरिटी एस्पेक्ट अपने तरफ से नहीं देखेंगे या इस तरीके की लिमिट सेट नहीं करेंगे, ये क्राइम बढ़ना ही बढ़ना है। RBI बोलो या NPCI बोलो, जो इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये रेगुलर अपग्रेडेशन कर रहे हैं सिक्योरिटी गाइडलाइंस का, बट ये जो ड्रॉबैक्स है, जैसा सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इशू एक है कि क्रिमिनल्स छोटा सा भी लूप होल हो वो सिस्टम को इस कदर एक्सप्लॉइट करते हैं कि उसको प्लग करते करते कोई ना कोई नया उसमें से लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो ये किस्सा चालू रहेगा, बट ये लूप होल सिक्योरिटी का वैलेट्स ने भी प्लग करना जरूरी है, साथों साथ जनता तक के भी मालूम होना जरूरी है। अब थोड़ा मैं इसको आपको एक बताऊं कि जैसे हम लोग काफ़ी सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उसमें
इस तरीके के ऐप्स काफ़ी सारे ऐसे बैंकिंग फ्रॉड जिससे हुए हैं कि रिमोट डेस्क शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड होते हैं, तो यूज़र्स को ये पता ही नहीं है कि मेरे मोबाइल पे मैं क्या क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, या मेरे मोबाइल पे आई हुई इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन के पास जा सकती है, ये भी उसे पता नहीं है। तो ये सब उसने भी जानना, उसका अवेयरनेस होना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, हमने बीच में एक स्टोरी की थी कि किसी एक व्यक्ति की फ़ोन पे के द्वारा किसी सैनिक के नाम से उनको मैसेज आया था, और उन्होंने, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, और उन्होंने कुछ 5 रुपये भेजे, और उसके बाद उन्होंने एक लिंक भेजी, मैसेज भेजा, वहाँ पे क्लिक किए तो पैसे लगे। जिस तरह से मॉडल्स ऑपरेंडी उनके उसी तरह से। तो उन्होंने हमें एक सजेशन दिया था कि अगर फ़ोन पे या फिर ये जो वॉलेट है, पेमेंट वॉलेट है, इन्होंने अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, जैसे 1 मिनट में आपके पैसे चल जाते हैं, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि जो फ्रॉड है वो कम हो जाए। क्या इस तरह से भी सोच के, या इस तरह से अगर जो पेमेंट बैंक है वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं प्रावधान, जिससे जो फ्रॉड है उसकी संख्या कम हो जाए? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो कूलिंग टाइम या सिक्योरिटी की जो कंसेप्ट है, जैसा आप NEFT या RTGS करते हैं तो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है, आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो वो कितने देर में एक्टिवेट होगा उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो इसी तरीके के जो आपका जो सजेशन है, जो भी विक्टिम था उसने सजेशन दिया हुआ बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि RBI या NPCI की काफ़ी सारी गाइडलाइंस है, दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अभी मैं एक फ्रॉड आपको बताना चाहूँगा, आप यकीन नहीं करेंगे, रात भरे में एक व्यक्ति के अकाउंट से 6,40,000 रुपये निकल गए, 10 हज़ार जाते हुए। क्या बैंक ये मॉनिटर नहीं कर सकती है कि हर 1 मिनट में 10,000 जा रहे हैं? आपके खाते में मान लीजिए 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो जिसको ज़रूरत है वो तो इकट्ठा 25 लाख उठा लेंगे, वो 10 हज़ार क्यों जा रहा है? तो ये बेसिकली बैंकिंग गाइडलाइंस है। यही इसी तरीके की गाइडलाइंस पेमेंट वैलेट पे भी आ रही है, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, बट ये सब कलेक्टिवली डाटा ये गाइडलाइंस जो फ्रेम करती है वो एजेंसीज के पास जाना जरूरी है, और उन्होंने फास्ट बेसिस पे अपडेट करना जरूरी है। अभी देखिए RTGS या NEFT अभी 24/7 चालू हो गया, यानी 24 घंटों हमारे सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पहले तो भी ऐसा था कि भाई बैंक बंद हो गई तो चलो मेरा अकाउंट में ताला पड़ गया है, अभी 24 घंटे आपके अकाउंट खुले हुए हैं, आपने इतने सारे ऐप्स को एक्सेस करके रखा हुआ है, आपका मोबाइल 24 घंटे चालू है। तो इसलिए हम बेसिक जो सिक्योरिटी टिप्स बोलते हैं वो सिक्योरिटी टिप्स पे आना जरूरी है। कि सबसे पहले तो ये जो सजेशन था उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट ये है कि हम लोग हमारे बैंक को लिमिट लगाए कि दिन में मैं कितने का ट्रांजैक्शन करूँ। देखिए, हर व्यक्ति जो भी कमाता है उसके प्रोपोर्शनेट उसका खर्चा करने का एक पोर्शन होता है। मान लीजिए आपको 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप दिन में तो 50,000 उड़ाने वाले हैं नहीं, तो आप एक तय कर लीजिए कि मैं दिन में मैक्सिमम कितना खर्चा करूँगा, 10,000 करूँगे, 20,000 करूँगे, तो वो आप आपके अकाउंट को लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई दिन में मेरे अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा है तो आपकी लिमिट, फ्रॉड यदि होता भी है बदकिस्मती से, तो एक हायर लिमिट तो सेट हो गई, 20,000 से ज़्यादा खतरा नहीं है। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 10 लाख थे अकाउंट में, 6 लाख रुपए निकल गए, तो उन्होंने यदि लिमिट लाख रुपए तक की सेट की रही थी तो लाख रुपए का ही खतरा था, 20 सेट करते तो 20 का ही खतरा था। तो हर अकाउंट में ये पॉसिबिलिटी है, ये फैसिलिटी है कि जहाँ पे हम लोग अपने अकाउंट को लिमिट सेट करके रख सकते हैं। दूसरा है, सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है कि हर मोबाइल में हमारे सब ऐप्स डायरेक्ट एक्टिवेटेड मोड पे रखते हैं हम लोग। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रहता है, आपके अकाउंट से मेल एक्सेस करना रहा, वैलेट एक्सेस करना रहा, बैंक अकाउंट एक्सेस करना रहा, बस वो ऐप में जाइए चालू कर दीजिए। तो कभी भी हम लोग लॉग आउट नाम की सिस्टम भूल चुके हैं। जी बिल्कुल। यानी कैसा हो गया है कि मैं इसको पौराणिक से रिलेट करना चाहूँगा कि यहाँ पे सब लोग शनि शिंगणापुर में रह रहे हैं, आभासी दुनिया में, जहाँ पे कोई अपने घर को ताले नहीं लगाता। वैसे ही हम लोग हमारे जितने भी वैलेट्स या जितने भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं पेमेंट रिलेटेड, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग शनि शिंगणापुर के रहवासी हैं, हमको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी वैलेट, कोई भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट लॉगिन करने के बाद में लॉग आउट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लॉगिन मत रहिए, क्योंकि आपका खतरा एक्सपोज होता है। तो ये दूसरी एक मैं आपको सिक्योरिटी टिप देना चाहूँगा दर्शकों को कि कोई भी आप डायरेक्टली फ्रॉम ईमेल अकाउंट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको लॉग आउट कीजिए, बैंक को लिमिट सेट कीजिए।
ताकि आपके अकाउंट की एक हाईएस्ट लिमिट सेट हो जाए, और ये आपके हाथ में है, आप लिमिट कभी भी बढ़ा सकते हैं, पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी सारी आसानी हो चुकी है। तीसरा है कि कोई भी हम लोग जहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको स्ट्रांग रखना है और रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है। नॉर्मली हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं जिसके सारे वजह से अटैक होते हैं, तो ऐसा सरप्राइज एलिमेंट हमारे पासवर्ड में रहना चाहिए और वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है, मैंने 6 साल पहले पासवर्ड बनाए, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक अटैक नहीं हो गया। देखिए आपकी किस्मत है, आज तक अटैक नहीं हो गया, कल नहीं होगा ये कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए हमने अपडेटेड रहना ज़रूरी है, उसी तरीके का हमारा पासवर्ड भी अपडेट होते रहना चाहिए। और सिक्योरिटी के तौर पे जो पहले ही मैंने कहा हुआ है कि हमारे पास ब्रेन है, ये हमने समझना चाहिए। मोबाइल ने मेरे को बताया ये सच है या और किसी ने बोला इसके ऊपर मैंने ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई भी लॉटरी लगी है मैसेज आता है या करोड़पति के मैसेजेस आते हैं, क्या आप जेन्युइनली उस तरीके के लॉटरी के लिए या प्राइज़ के लिए हकदार है क्या? आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और लकी ड्रॉ में आपका नंबर कैसा आ गया? तो इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकता है क्या? जो बाद में हम लोग स्टेप करते हैं, यार मैंने तब ऐसा किया रहता था, अच्छा होता था, तो वो पहले कीजिए। सो हमारा अलर्टनेस ही हमको ये पूरे क्राइम से बचा सकता है। जी, मैं मेरा एक सेकंड लास्ट सवाल सर कि अभी वेबसाइट्स के नाम से भी कई फ्रॉड्स होते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग एक कंपनी की वेबसाइट, कई सारे वेबसाइट बना लेते हैं और वहाँ से पैसा लोगों से मंगवाते हैं। वो किस तरह से फ्रॉड होता है? देखिए थोड़ा हम लोगों को इसमें डेप्थ में समझना पड़ेगा कि नॉर्मली कंपनीज जो एक्ट होती है अपने नाम से वेबसाइट बनाते हैं। मान लीजिए XYZ फेमस ब्रांड है, तो XYZ के नाम से उसकी जो भी वेबसाइट होंगी हमको लगता है ये XYZ वेबसाइट है, बराबर है। बट ये वेबसाइट हमको रजिस्टर जब करना पड़ती है, तो हम लोग XYZ यदि रजिस्टर करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक नाम रजिस्टर कर रहे हैं। जिसको मेरे वो नाम के साथ खिलवाड़ करना है वो XYZ के साथ में XYZZ मिला दे, Z के जगह 2 लिख दे, XY2 लिख दे, तो भी एक नई वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब ये जो वेबसाइट अलॉट की जाती है उसके लिए अभी तक भी कोई बदकिस्मती से कोई कानून नहीं है कि किस तरीके से नाम अलॉट होना चाहिए। नाम वैकेंट है तो वो नाम दिया जाता है। ये वेबसाइट इशू करने वाली जो एजेंसी है वो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज है। सो XYZ किसका ब्रांड है, XY2 क्या है या XXY क्या है, ये कोई देखने में वेरिफिकेशन में रुचि नहीं रखता है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। बाकी नेशनल ब्रांड है काफ़ी सारे, उनके नाम से इस तरीके के फ्रॉड हो गए हैं। लोगों को डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ऑफ़र दी जाती है। अब लोग ये समझते हैं अच्छा ब्रांड है, मेरे को उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है, उसके लिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए डालना कोई बड़ी बात नहीं है यदि नेशनल ब्रांड का प्रेजेंस है। ऐसे वेबसाइट के नाम से, जिसको लुक अलाइक वेबसाइट हम लोग बोलते हैं या प्योरली क्राइम के भाषा में उसको साइबर स्क्वैटिंग बोला जाता है, तो ये लुक अलाइक नाम रजिस्टर करके 50 वेबसाइट खोली जाती है। उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन यही वेबसाइट की लुक अलाइक दिखाई जाती है। सिर्फ कॉन्टैक्ट अस जो होता है वहाँ पे वो फ्रॉडस्टर अपना नंबर डाल देता है। अब लोगों को ब्रांड मालूम है कि ये ब्रांड का नेशनल प्रेजेंस है, कॉन्टैक्ट अस डीलरशिप दी जा रही है 5000 10,000 उसमें देते हैं। तो काफ़ी सारे मैटर कोर्ट ने भी इसमें फैसले दिए हुए हैं कि ये नाम बंद किए जाए। बट कैसा है कि कोर्ट का फैसला हो गया बट जिनका पैसा जाता है विक्टिम सफरर हो जाता है। तो इसके लिए अभी धीरे धीरे साइबर स्पेस जैसा ही मैच्योर होते जाएगा, ये फेक वेबसाइट के फ्रॉड्स भी कम होते जाएंगे। बट अभी ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी सारे कंपनियों ने जो नेशनल ब्रांड है अपने पास में खुद के सेल रखे हुए हैं, IT सेल, जो इस तरीके के अपने नाम से मार्केट में कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ रहा है, इसकी तहकीकात करते हैं और तुरंत रिपोर्टिंग करना चालू करते हैं। तो ये एक्टिविटी धीरे धीरे अभी कंपनीज कर रही है। बट ये जो फ्रॉड है फर्जी वेबसाइट के नाम से, ये काफ़ी सारे चल रहे हैं और अभी भी होंगे। तो लोगों ने ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी आपको नेशनल ब्रांड या इस तरीके का ऑफर आता है
तो किसी से आप फिजिकली पहले वेरीफाई कीजिए। हेड ऑफिस तो मालूम है आपका, कोई भी वहाँ कांटेक्ट निकलता है तो हेड ऑफिस से संपर्क कीजिए कि क्या इस तरीके की स्कीम है, जैसा हमने स्टार्ट किया था टाटा मोटर फ्रॉड से। तो एक कष्ट लीजिए, नागपुर में 6-8 डीलर होंगे टाटा मोटर्स के, कोई भी एक डीलर तक के चल के जाइए, उसको पूछिए साहब ऐसे टाटा मोटर ने स्कीम निकाली है क्या। स्कीम यदि कंपनी निकालेंगी तो डीलर के पास में तो उसकी जानकारी होंगी। तो वैसे ही कोई भी नेशनल ब्रांड के नाम से होता है तो उसके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से वेरीफाई कीजिए या कंपनी से वेरीफाई कीजिए, तो ही आप बच पाएंगे। जी, मेरा लास्ट आखिरी सवाल सर कि अभी हम जिस तरह से आपने कहा कि हम खुले दरवाजे के साथ जी रहे हैं, तो कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो, एक छोटा सा संदेश जनता को क्या दोगे? मैं महाराष्ट्र टीवी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ये हम लोग पूरी तरीके से तो रोकने में अभी इतने सक्षम नहीं हैं, बट हम लोग अपने आप की तैयारी कर सकते हैं कि हमने ये फ्रॉड के साथ लड़ना कैसा है। सबसे पहले हम लोग हमारी कोई भी जानकारी जो हमें लगता है ये व्यक्ति को देना ज़रूरी नहीं है या ऑनलाइन देना ज़रूरी नहीं है, उसे ना दीजिए। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट से शेयर ना कीजिए। आपके जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उसके ऊपर में मिनिमम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए। फाइनेंशियल फ्रॉड के सेफ्टी के लिए आपके बैंक अकाउंट को एक लिमिट लगा लीजिए कि दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन होगा, ताकि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। और सबसे आखिरी की चेतावनी ये रहेगी कि हमेशा हमारे पास में एक दिमाग है, ये दिमाग हमको बचा सकता है, इसके ऊपर भरोसा रखिए। और कभी भी आपके साथ कोई भी धोखा होता है तो पुलिस की मदद लेने के लिए ना पीछे देखें, पुलिस के पास जाइए, क्राइम रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आप जितने क्राइम रजिस्टर करेंगे उतना ही क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन होने में मदद हो सकती है। तो प्लीज़ क्राइम रजिस्टर करने से अपने आप को मत रोकिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सर, आपने अपना समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट महेंद्र लिमय जी को, जो IT लिटिगेशन प्रैक्टिशनर है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, किस तरह से सेक्सटॉर्शन जो होता है वो किस तरह से किया जाता है, और जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी पेमेंट वॉलेट रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं, उनको किस तरह से हम रोक सकते हैं, इस सारे विषय के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास जाना ज़रूरी है। क्योंकि आज के दुनिया में हम जिस तरह से एडवोकेट साहब ने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी खोल कर बैठे हैं और कभी भी हमारे साथ ऐसे अटैक हो सकते हैं जो हमें फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं या फिर आपके इमेज को ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जितना हो सके ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।